नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। एक बार फिर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। ब्राह्मण एक लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ा रहा, उसके बाद मंदिर आंदोलन के कारण बीजेपी के साथ आ गया, लेकिन इस बीच में उसने बसपा और सपा का भी साथ दिया। लेकिन 2014, 2017 और 2019 में एकजुट होकर के बीजेपी के साथ खड़ा रहा। लेकिन आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सी स्थितियां दिखाई दे रही हैं मायावती को, जो उन्होंने इस बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेला है। 2007 में खेला, जिसमें उन्हें अपार सफलता मिली, 42 विधायक बन गए, सरकार बन गई। अब फिर वही कार्ड खेला है और 23 तारीख से अयोध्या से एक ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे और इसकी कमान सौंपी गई है सतीश मिश्र को। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में 2017 से 2021 में बीच में ऐसा कुछ हो गया है जिसके कारण ब्राह्मण को रिझाने का काम मायावती कर रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी। अभिलाष जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिलाष जी वो शख्सियत है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं और उन्हें पल पल की जानकारी रहती है। आज हम उन्हीं से विश्लेषण कराएंगे कि क्या वास्तव में जो इस बार ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है उसके क्या मायने हैं, ब्राह्मण चाहता क्या है, ये अहम प्रश्न होंगे। अभिलाष जी, इस बार फिर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, क्या कहना है इसके बारे में आपको? देखिए, मायावती का ब्राह्मण कार्ड खेलना, ये तो कोई 2007 में अभी आपने बोला कि 2007 में भी उन्होंने ऐसा किया, ये इन्होंने किया क्या है? इसके पहले 2000, उसके बाद 3 चुनाव हो चुके, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण कार्ड नहीं खेला। आज ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी से जो आपने बोला कि जुड़ा हुआ था, वो अभी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया। अब क्यों अलग हुआ? अभी आपने इशारा किया था कि क्यों, किन वजहों से ब्राह्मण अलग। ब्राह्मण चाहता क्या? ये एक बात का और बता दूं कि ब्राह्मण सिर्फ समाज की, राष्ट्र की और दूसरे संस्थानों का हित चाहता है, और यही करते करते वो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से बने। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज ब्राह्मण अलग क्यों हुआ। मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, आप सक्रिय पत्रकार हैं, आपने सुना होगा कि मोदी जी के प्रस्तावक हैं छन्नू लाल मिश्रा, उनकी बेटी की डेथ हुई। बनारस में उनकी रहते हैं और उनकी बेटी की डेथ हुई ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण। नरेंद्र मोदी जी के ब्राह्मण प्रस्तावक की बेटी को कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिला, यह सूचना पूरे उत्तर प्रदेश के आम ब्राह्मणों तक गई। एक बात नंबर 2, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। मैं यहाँ से बैठकर समर्थन करता हूँ कि विकास दुबे का एनकाउंटर आपराधिक गतिविधियों के चलते कभी सही था, है ना। हालांकि उसे जो है संवैधानिक तरीके से करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे भी किया, लेकिन एक अपराधी का एनकाउंटर किया। चलिए ठीक है, लेकिन विकास दुबे ऐसे नहीं बनते हैं। विकास दुबे का सहयोगी अमर दुबे
प्रश्न बनता है ब्राह्मणों के लिए। अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे, अरे अभी तो उसकी मेहंदी नहीं छूटी थी, 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसकी कलाई में कंकन था, उसकी पियरी अभी धुलने के लिए नहीं गई थी, वो नृत्य कर रही थी शादी के 2-3 दिन के बाद, और योगी जी ने अपनी पुलिस भेज के उसको अरेस्ट करवा लिया। क्यों भैया? ये किसी मानते खरीदे बच्चे से पूछो, हम लोगों से कोई अपराध हो तो हमारी बीवियां कहाँ से जिम्मेदार है भाई? आपने 3 दिन की रिवायती ब्राह्मण युवती खुशी दुबे को अब तक जेल में क्यों रखा? ये बात पूरे ब्राह्मणों को, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को पता चली। ये बात नंबर 2 थी। मैं बात नंबर 3 पर आपका ध्यान देना चाहता हूँ। फिर बड़ी छोटी देर के रहने कथा करता हूँ कि 60 से 65 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ। वो छोड़िए, जो सबसे बड़ी बात है जो ब्राह्मणों को लगी पूरे उत्तर प्रदेश में, वो ये है कि राम मंदिर का जो शिलान्यास था उससे ब्राह्मणों को दूर रखा गया। अरे हैरत की बात है, शंकराचार्य ने भी बोला कि कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मणों का बड़ा पक्ष नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बोल रहा हूँ जो वेद सम्मत बात है, जो उपनिषदों और पुराणों में लिखा है कि किसी भी मंदिर या किसी भी बड़े मतलब एक किसी भी संस्थान का जो पीठ होती है उनका जो शिलान्यास या प्रारंभ ब्राह्मण द्वारा होना चाहिए। ये वेद सम्मत है, ये किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा है। अब जो राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ उसमें जो है योगी जी महाराज थे और मोदी जी महाराज थे, इन दोनों जनों ने मिल के और राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। उस समय भी ब्राह्मणों को ये बात जो है ठीक नहीं लगी थी, लेकिन है क्या कि जो परिस्थितियां चल रही है राजनीतिक, उन राजनीतिक परिस्थितियों में अगर कोई कुछ बोल देता है तो उस पर लगा दोगे। तो ब्राह्मणों ने बात की भाई, पर शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने किया कि भाई ये जो है ब्राह्मणों को करना चाहिए था शिलान्यास, एक ब्राह्मण बैठाना चाहिए था आपको पूजा, लेकिन वो आपने नहीं किया। और मोदी जी ने, अभिलाष जी, मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा ये शिलान्यास ये सारे कार्यक्रम बिल्कुल आपने कहे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये चंद घटनाएं जो हो गई हैं, क्या उनसे ब्राह्मण समाज पूरा नाराज हो गया और उसने बीजेपी से अपना नाता तोड़ दिया है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको दूसरे बात से कह रहा हूँ जी कि योगी जी की आप बॉडी लैंग्वेज है, योगी जी के वक्तव्यों को सुनिए। मैं तो बम्बई में बैठा हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश आता रहता हूँ राजनीति को कवर करने के लिए, लेकिन योगी जी और योगी जी के जो सिपह सलार हैं उन लोगों ने खुलेआम ब्राह्मणों की अवहेलना शुरू की और ब्राह्मणों को गांव-गांव में उन्होंने जो है लतियाना जैसा शुरू किया है और ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू किया है। लेकिन ऐसा कहीं तो कुछ, अभिलाष जी, ऐसा तो कहीं कुछ दिखता नहीं है कि ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो। अगर मान लीजिए मंदिर पूजा हुई या मंदिर का शिलान्यास हुआ, अगर आप खुशी दुबे की बात कर रहे हैं तो खुशी दुबे के ऊपर जो है बाकायदे ऐसा आरोप है कि उन्होंने ललकारा मारने के लिए, बाकायदे ये पुलिस रिपोर्ट में है। तो ये सब तथ्य हैं, और जो ये आपने बताया कि इस तरीके से, ये तो ऐसा हुआ भी नहीं है कहीं पर भी। आप ये जरूर कह सकते हैं कि उन्हें अपेक्षित भागीदारी नहीं मिली है, लेकिन इस तरीके की बात करना, ये आपको लगता नहीं कि कुछ बढ़ा चढ़ा करके बातें की जा रही हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बातें रिकॉर्ड में नहीं होती जी। खुशी दुबे को पुलिस वक्तव्य दे रही है कि उन्होंने ललकारा। पुलिस का मतलब योगी, पुलिस का मतलब मुख्यमंत्री। भाई अभी मैं मुंबई में बैठा हूँ, आप कानपुर में बैठे हैं, अभी कोई भी हमारे ऊपर पुलिस चार्ज लगा देगी ना, क्योंकि तो हम कोर्ट जाएंगे ना प्रूफ कराने,
अब खुशी दुबे को कोर्ट जाके बोलना पड़ेगा कि मैंने नहीं ललकारा, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया दिखता है ब्राह्मण समाज को। और एक चीज और वर्मा जी आपको बता दें कि गांव जो अपमान हो रहे हैं ब्राह्मणों के, वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। ब्राह्मण जाके जो है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखा सकता, क्योंकि उसे मालूम है थोड़ी देर में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ऑन द रिकॉर्ड बहुत कुछ नहीं। दूसरा बोलिए, अरविंद शर्मा है, मोदी जी के खास आदमी है, IAS है, और उनके लिए मोदी जी ने कहा कि भाई को अपने जो है मंत्रिमंडल में योगी जी को रखो। विवाद वहां से प्रारंभ हुआ कि आपने अरविंद शर्मा को अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखा। अब इसको हम क्या समझे? नहीं, लेकिन अब उसमें भी दो बातें। एक बात ये थी कि अरविंद शर्मा को जिस तरीके से लाया गया और जिस तरीके से उनकी प्रस्तुति हुई, तो ऐसा लगा कि जैसे कि एक समानांतर व्यवस्था शुरू की जा रही है, लोगों में ये मैसेज गया। और जहां तक आप कह रहे हैं, तो अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसमें उनकी भागीदारी होगी, इसमें कौन सी दो बात हो गई? इसको कैसे आप जोड़ सकते हैं? नहीं, इसको मैं ये देख रहा हूँ कि जब ब्राह्मण विरोध बढ़ चुका है पूरे जो है प्रदेश में योगी सरकार का और भाजपा सरकार का, तो ऐसे में उनको मंत्रिमंडल विस्तार करना मजबूरी हो गया है। और देखिएगा इसमें ब्राह्मणों को, अच्छा, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो जितिन प्रसाद को भी तो लिया गया और उनको MLC बनाया जा रहा है, तो भी तो ब्राह्मण है। आप इसको कैसे कह सकते हैं? जितिन प्रसाद को भाई देखिए, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, जो नाराजगी मैं यहाँ से एक जर्नलिस्ट के रूप में बता रहा हूँ, वो नाराजगी योगी जी और मोदी जी को पता है कि ब्राह्मण हमारे साथ छोड़कर किनारे खड़े हो गए। अब ब्राह्मणों को वापस अपनी तरफ लाने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देनी पड़ेगी, और जितिन प्रसाद ऐसे लोगों को लाकर एक झुंझुना बनाकर सामने रखना पड़ेगा कि ब्राह्मण चेहरे। और तो क्या आप क्या मानते हैं इन्हीं परिस्थितियों का फायदा, एक मिनट अभिलाष जी, क्या मानते हैं कि इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठा करके मायावती ने ब्राह्मणों को रिझाने का काम किया और इस बार उनको फिर सफलता मिलेगी? और खुशी दुबे का केस भी सतीश मिश्रा लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने ये काम शुरू किया जी। मैं आपको रमेश जी बताना चाहता हूँ जी कि हम लोग गाँव भर के हैं, गाँवों में प्राइमरी स्कूल होते हैं और उनके बाहर एक बड़ा भारी घंटा लगा होता है, और जैसे चपरासी घंटा टन टन करता है वैसे छुट्टी होती है और बच्चे स्कूल की ओर भागते हैं। अब मायावती ने सतीश मिश्रा नाम का एक घंटा अपनी हवेली के सामने बांध रखा है। उन्होंने समझ लिया कि ये ब्राह्मण है और ये इनका घंटा बजाएंगे और सारे ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाएंगे। 2007 में या इसके पहले जब भी इनको मायावती को सरकार मिली थी बनाने को, ब्राह्मणों के सहयोग से मिली थी, उस समय इन्होंने क्या ब्राह्मणों के साथ किया था? उनके पास तो एक ही ब्राह्मण नेता है, वो है सतीश मिश्रा, और सतीश मिश्रा के असिस्टेंट नकुल दुबे बम्बई आकर फिल्में बनाते रहे जब उनका शासन था। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि नकुल दुबे यहाँ पर बम्बई में आकर एक प्रोड्यूसर की तरह फिल्म बना रहे थे। मैंने आपका कहना ये है अभिलाष जी, ये आपका कहना है कि ब्राह्मण मायावती के साथ नहीं जाएगा इस बार? बिल्कुल, ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? तब तो फिर उसे बीजेपी के साथ ही रहना और कोई विकल्प तो दिखता नहीं है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, बीजेपी से वो छोड़ के गए हैं, बीजेपी से उसने छोड़ दी ब्राह्मण ने। अभी कहाँ छोड़ी है? अगर आप देखिए तो ब्राह्मण का, आम ब्राह्मण से बात करिए, तो बीजेपी के साथ ही खड़ा हुआ है, अभी भी खड़ा है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण ने छोड़ दिया? नहीं, ये आप कह रहे हैं ना जी। आप जिन देखिए, एक तो डर है जी, एक तो डर है ब्राह्मण का, या सिर्फ ब्राह्मण का नहीं, दूसरे जातियों को भी, कि इस समय कोई भी बात करता है तो इस डर से बोलता है कि जिस ढंग से पत्रकारों को जेल में योगी ने भेजा,
जिस ढंग से जो है उनके खिलाफ बात करने वालों को जेल में भेजा, जिस प्रकार से अक्षय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनको जेल में भेजा, सपा के कुछ कार्यकर्ताओं को जेल में भेजा, उनको जेल में भेजने में बड़ा आनंद आता है। अभी बताइए 2 घंटे के लिए प्रियंका गांधी धरने पे बैठी और 500 FIR करती, तो उनका काम तो पुलिस से करवाते हैं, ईडी से करवाते हैं, इनकम टैक्स से करवाते हैं। तो आपको जो ब्राह्मण मिलेंगे वो तो डर कर यही बोलेंगे हम भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा भी जान चुकी है कि ब्राह्मण हमारा साथ छोड़कर अलग खड़े और ब्राह्मण इंतजार अच्छा, कर तो रहा इस है। समय ब्राह्मण कहाँ है ये बताइए, फिर आप हमको ये समझा दीजिए कि इस समय ब्राह्मण कहाँ है। इस समय ब्राह्मण इंतजार कर रहा है अपने एक और समूह का। जी, वो समूह है समझौता मुस्लिम। हाँ, अब मुस्लिम जो है, ब्राह्मण और मुस्लिम, मैं आपको राजनीति का एक ऐसा कोण दे रहा हूँ जी। जो आगे 2-3 महीने के बाद सत्य सिद्ध होगा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और मुसलमानों का एक समूह बनेगा। और उत्तर प्रदेश हमेशा से रहा है MY, यानी अगर मुसलमान यादव मिला, 2 जातियां मिली तो अखिलेश बन गए, अगर 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 दलित और ब्राह्मण मिला तो मायावती बन गई। मतलब 2 जातियां मिल जाती हैं तो सरकार बनने की संभावना बड़ी तेजी से उभरती है। आज मुस्लिम और ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें तय करना है भविष्य में कि हम किसकी तरफ जाएंगे। और मुझे, जैसा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो मुझे पूरी तरीके से पता है कि अगर कांग्रेस ने अपने ब्राह्मण अध्यक्ष को बनाया और प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, तो ये 2 संभावनाएं हैं जो ब्राह्मणों को कांग्रेस की ओर आकर्षित करेंगे और साथ में मुसलमान को भी कांग्रेस की तरफ आकर्षित करेंगे। रमेश वर्मा जी 12% है ब्राह्मण है और 18% मुसलमान है। ये 12 और 18 30% वोट बैंक है। ये 30% वोट बैंक से भाजपा घबराई हुई है, इसलिए वो टिकट बना रही है। लेकिन अभिलाष जी, कांग्रेस तो जो है अपना चेहरा तक नहीं बता पा रही है। प्रियंका से पूछा गया, उन्होंने इनकार कर दिया। और दूसरी चीज, अब तो कहते हैं मेरा गठबंधन के द्वार खुले हैं, जबकि आम कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं चाहता है कि गठबंधन किसी से किया जाए, क्योंकि जब जब गठबंधन हुआ है कांग्रेस का नुकसान हुआ, चाहे 1996 में BSP के साथ हुआ हो और चाहे अभी जो है सपा के साथ हुआ हो। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है। कैसे ब्राह्मण और मुसलमान चला जाएगा उनके साथ में? नहीं, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ जी, कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा। ब्राह्मण और मुस्लिम जब एक साथ होगा तो आप ही बोलिए कि कहाँ जाएगा ब्राह्मण। अगर आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वापस जाएगा लौट के, तो ये संभावना हमें नहीं दिखती। और वो अगर ब्राह्मण और मुस्लिम एक साथ हो जाते हैं तो उनके पास भाजपा के अलावा कोई रास्ते है भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को समर्थन देना। और एक बात और हम बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये बताइए कि पिछले चुनाव में 2 चुनाव देखे श्रीमान रमेश वर्मा जी, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोई नहीं था। वो तो चुनाव के बाद झगड़ा हुआ कई दिन तक, तब विरोधी बने। उसके पहले तो मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर वोट दिया गया, लेकिन बने अखिलेश यादव। तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो पिछली 2 इलेक्शन में भी उत्तर प्रदेश में नहीं था। इस वाले में भी अगर नहीं है तो ताजुब की बात नहीं। उत्तर प्रदेश का वोटर बहुत समझदार है और वो अपना ब्राह्मण और मुस्लिम देखेगा। और उधर से जो है दलित भी देखिए, ये मैं संभावनाओं की बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो पैटर्न, जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है, वो ब्राह्मण मुस्लिम और दलित है। आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं
और हम इस संभावना पर क्यों बात करने को स्वतंत्र नहीं है कि ये तीनों एक पॉइंट पे अगले 2-3 महीने के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन और आपको ये भी तो मालूम होना प्रियंका, चाहिए अभिलाष हाँ। जी कि ब्राह्मण का हाँ। कार्ड जो है पिछले चुनाव में खेला, शीला दीक्षित को लाए, हाँ। फिर हिम्मत नहीं जुटा पाए और जा करके सपा से गठबंधन कर लिया और उनको अपना नेता मान लिया अखिलेश जी को, और हालत क्या हुई कि 403 में 7 सीटें रह गई। नहीं 7 नहीं 5 कही आप, 5 तो अब मैं है, 5 बोल रहा हूँ, 2 चले 2 5 चले तो गए अब हो हैं। गई है। मैं कांग्रेस की बुरी हालत जानता हूँ, जी मैं कांग्रेस की बुरी हालत तो बिल्कुल मान भी रहा हूँ कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में बड़ी बुरी हालत है, लेकिन ये बुरी हालत अभी से 15-20-15 साल पहले जो है 2-3 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, और उससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे बहुमत की सरकार भी उत्तर प्रदेश में नहीं बनी। तो कभी भी राजनीति में सारी चीजों की संभावना है, और मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी नए गणित सामने आएंगे। और एक चीज और भी है कि कांग्रेस की बुरी हालत जरूर है। भारतीय ये जो जनता पार्टी सरकार बनी थी, जब मोरारजी देसाई बने थे, तब तो उनका संगठन ही नहीं था पूरे देश में, लेकिन उनका प्रधानमंत्री और बन गया था। तो ये सारी चीजें होती हैं और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। ब्राह्मण की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन एक बात कोई मजबूरी बताइए, नहीं है कि वापस भाजपा में जाए। एक बात बताइए, एक बात ये बताइए अभिलाष जी कि जो बीजेपी ने अपना जाति समीकरण खेला है उसमें उसने ओबीसी को और खास तौर से दलित के एक वर्ग को और वैश्य समाज को और अब ब्राह्मणों को भी रिझाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में इस बड़े वोट बैंक का कौन मुकाबला कर सकता है? सपा भी नहीं कर सकती है, और सपा के साथ तो मुसलमान पूरी तरीके से भी प्रतिबद्ध है, ओवैसी जी और आ रहे हैं, तो अब ये सब क्या होगा? ये तो सीधे सीधे फिर फायदा ही होगा ना बीजेपी को। मैं वही कहता हूँ, बीजेपी फायदे की स्थिति में इसलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, और पिछला चुनाव आपने देखा, ये ग्राम पंचायतों से किसी ढंग से प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे हैं और उनको पहले ही मार दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, किया जाता है, नामांकन करने से रोका जाता है। आप क्या समझते हैं कि आगे जो है विधानसभा के इलेक्शन में ये नहीं होगा? और अखिलेश यादव के विषय में आपको मैं फिर बताऊं, अखिलेश यादव इस भ्रम में है, अगर या वहाँ का आम जन इस भ्रम में रहता है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी बन जाएंगे, तो यह गलत फहमी है, क्योंकि अखिलेश यादव के 2 वोट बैंक हैं, एक तो यादव है और दूसरा मुसलमान है। यादव वोट बैंक में उनके चाचा जी ने सेंध लगा दी है, और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक में आप ही ने कहा और कांग्रेस और अखिलेश तीनों है। अब ब्राह्मण आएगा, ब्राह्मण अखिलेश को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ब्राह्मण का वोट अखिलेश को तब मिल सकता है अगर वो कांग्रेस वाया वोट ले। अगर वो कांग्रेस से गठबंधन करते हैं तब उनको ब्राह्मणों का भी वोट मिलेगा, मुस्लिमों का भी वोट मिलेगा, दलितों का एक वोट बैंक जो कांग्रेस का रहा है वो भी उनको मिलेगा, और यादव का भी वोट उन्हें मिलेगा जी। लेकिन अगर वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमान मेरा हो गया है, मुसलमान आपका है, तो आपने कोरोना पूरे का, आपने आजम खान की ये बुरी हालत देखी। मैं 6 दिन से पोस्ट डाल रहा हूँ अखिलेश यादव के खिलाफ कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप जो है एक मुसलमान मंत्री आजम खान को नहीं बचा पा रहे हैं। आप कम से कम जेल जाते। आज सुना है कि आज वो गए हैं मिलने के लिए, जबकि 5-6 दिन से मैंने उनके खिलाफ गाड़ी वो की। और दूसरा, आज मुसलमानों की बात नहीं, मुसलमान भी तो यादव इनसे अखिलेश से टूट गया। एक यादव लड़की का रहना हुआ। अरे यार, कम से कम अखिलेश यादव शर्म आनी चाहिए। तुम जाके जेल भर देते जाके, तुम भी तो मोदी के भाई निकले। मोदी का भाई बोलता है संसद में एक महिला को सूप न खा, वो एक महिला को 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलता है।
तुम अपने यादव महिला का चीरहरण कराते हो, तुम अब मोदी तो एक जैसे ही लगते हो। एक बात बताइए तुम अभिलाष जी, अब मैं आपसे एक हाँ सवाल जी। और पूछा हूं। आपने भी कहा कि कांग्रेस के बाया से ही सपा को ब्राह्मण का वोट मिल सकता है, तो पिछले चुनाव में काहे नहीं मिल गया? पिछले चुनाव मिल जाना चाहिए था। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए आप सुनिए, पिछला चुनाव वो जो है 14 का हैंडओवर था। 2014 में नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा और कई साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी केंद्र में, तो वो हैंगओवर था और उस हैंगओवर के चलते 2014 में बड़ा बहुमत मिला। 2017 में यूपी ने बहुमत दे दिया आपको कि भाई अब आप करो, लेकिन 2017 का बहुमत इसलिए नहीं दिया था कि हिंदुओं की लाशों से गंगा जमुना कट जाए। 2017 का में इसलिए वोट नहीं दिया था कि रेत उड़े तो हिंदुओं की लाशें निकले। 2017 का बहुमत भाजपा को इसलिए नहीं मिला था कि आप खुशी जो है दुबे को मेहंदी लगी, महावर लगी और बिंदिया पहनी, दुल्हन के श्रृंगार में एक ब्राह्मण युवती को खींच के जेल की सलाखों में भेज दो बेशर्म योगी। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि तुम छन्नू लाल यादव की बेटी को अभी मोदी जी बोल के गए आपकी जनता कोई नहीं मरा। अरे शर्म करो नरेंद्र मोदी जी, आपका प्रस्तावक की बिटिया मर गई है, मिश्रा जी की बिटिया ब्राह्मण है वो, और शिलान्यास से आपने ब्राह्मणों को दूर रखा। आपको क्या लग रहा है ब्राह्मण आपके बाबा का नौकर है? अभिलाष जी मेरा सवाल ये है कि आज के समय में क्या चाहता है ब्राह्मण, जरा मुझे भी बता दीजिए, चाहता क्या है? उसे सब कुछ तो मिल रहा है। ब्राह्मण हमेशा ये चाहता है कि एक न्याय प्रिय शासन आए। जब भी कोई ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण की वृत्ति ही ये है कि वो अन्याय को होता देखता है तो उसका विरोध करता है और उसके खिलाफ जो है अपने कदम उठाता है। अभी ब्राह्मणों ने देख लिया कि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में अन्याय करा, पत्रकारों को जेलों में ठूसा गया वो किसी जाति के हों, और जिस ढंग से जो है लाशें जो है सड़कों पे घूमी, जिस ढंग से जो है 93 नंबर 95 नंबर का जो है टोकन लाश चलाने के लिए, अरे तुम लाशों को दफन भी नहीं कर पाए। तुम हिंदू सरकार की बात करते हो, हिंदुओं का आखिरी संस्कार दाह संस्कार होता है और दाह संस्कार भी तुमने सारे किनारे किनारे अभिलाष जी अगर आप यो देखें तो योगी ने बहुत से काम किए, 9 मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, अब की तीसरी लहर से ऑक्सीजन का प्लांट किया जा रहा है, और जो दूसरी लहर का कहर था उसका तो आकलन कोई नहीं कर पाया था, तो लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां सुधारी गई। और आप देखिए WHO तक ने योगी सरकार की प्रशंसा की, जो है केंद्र सरकार ने प्रशंसा की, योगी मॉडल की प्रशंसा की गई, अभी भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में सिर्फ क्या ये माना जाए कि विरोध के लिए विरोध होगा और तब तो फिर काम नहीं चल पाएगा? और ब्राह्मण से तो भी अगर न्यायप्रियता की बात की जाती तो करना चाहिए जी। WHO ने कोई मोदी सरकार की प्रशंसा नहीं की, मोदी सरकार ने जरूर योगी सरकार की प्रशंसा की। तुम मेरी पूंछ खुजलाओ, हम तुम्हारी पूंछ खुजलाएं। योगी मोदी की प्रशंसा करे, मोदी योगी के आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करो। और लाशें हिंदुस्तान में हिंदुओं की लाशें ज्यादा बही हैं और उसका जिम्मेदार योगी और मोदी। अच्छा ये बताइए कि अभिलाष जी, एक और विकास की बातें होंगी, अन्न को करोड़ों में फ्री अन्न देने की बातचीत होगी, एक बार रोजगार की बात होगी। अभी देखिए आज ही जितने आबकारी निरीक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, एक और ये सब काम होगा, और दूसरी ओर समाज में जो तोड़ने वाले जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ हमला बोला जा रहा है कानून व्यवस्था पे। आप देखिए कि दूसरी ओर माफिया राज खत्म किया जा रहा है, और तीसरी ओर आप देखिए कि विकास के लिए बहुत तेजी के साथ काम किए जा रहे हैं, माने कि कानून राज को भी स्थापित करने की बात की गई। सच बात तो ये भी है
कि जो पहले बहुत डर लगता था माँ बाप को अपने बेटे और बेटियों को अकेले भेजने में, आज वो भी ख़त्म हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही है कि सख्ती की गई है। और जिस तरीके से लव जिहाद का मामला हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, मतांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के काम हो रहा है। तो जब ये सब परिस्थितियां हैं, तो जो ये राष्ट्र के हित में हैं, तो जब एक को ये सब बातें की जाएंगी तो क्या ब्राह्मण ये नहीं समझेगा कि ये चीज़ें तो हमारे हित में है, तो हम क्यों नहीं उनके साथ रहें? नहीं, बिल्कुल है आपकी बात। ये कांग्रेस का हमको हमारे जो इमरजेंसी में पहली बार नारा हुआ था, वो उन्होंने, योगी जी ने वहां से कांग्रेस से उधार लेकर आज उससे काम चला है। इनके पास तो कोई महापुरुष है ही नहीं। लेकिन आपके कांग्रेस में जब आया था हम तो हमारे दो, तो कितना अत्याचार हुआ था आपको मालूम है कि कितना अत्याचार हुआ था, किस तरीके से नसबंदियां हुई थी, और उसका परिणाम भुगतना पड़ा था कांग्रेस को चुनाव में। इसमें भी तो आप जानते हैं अभिलाष जी। नहीं, वही तो है। आप प्रोसेस बता रहे हैं। हाँ। कि आप प्रोसेस में कुछ वहाँ पर हुए थे अन्याय। मैं भी तब कानपुर में ही रहता था जी, मुझे पता है। खाली उसी का ही परिणाम नहीं भुगतना पड़ा था, विपक्ष की एकजुटता का परिणाम भुगतना पड़ा था। लेकिन एक सिद्धांत जो था कांग्रेस का, वो सिद्धांत आपने लिया। आपने कांग्रेस के गृह मंत्री पटेल को लिया। आपके पास महापुरुषों का अभाव है, तो आपने तो कभी देश के लिए लड़ाई लड़ी नहीं। आपने ना स्वतंत्र, आप देश के मुखबिर हो। आप जो है अंग्रेजों की दलाली करते रहे हो, चाहे नरेंद्र मोदी के बुढ़े हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे दूसरे हो, ये दलाल है कांग्रेस अंग्रेजों के। अब उसी तरीके से कांग्रेस के पुरखों को अपना नेता बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं और कांग्रेस के नारों से अपना काम चला है। और दूसरा नई बात आतंकवाद की, इसके माने हम आपके अभिलाष जी, मैं इस निचोड़ में पहुंचा हूँ। मुझे बात पूरी करने दीजिए जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए जी। ये जो आतंकवाद का भूत आता है इलेक्शन के समय कि वो 2 आतंकवादी पकड़ लिए। अरे भाई, पुलवामा में आपने 40 लोगों को मार दिया, भारत के जवानों को किसने नहीं मारा? वो कहाँ से आया था? आपको अब तक आप और हम पत्रकार हैं। लेकिन मेरी बात आप सुन लीजिए, अगर आतंकवादी है तो क्या उसको प्रश्रय दिया जाए, किसी घटनाओं से जोड़ दिया जाए? नहीं देना चाहिए, तो फिर मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कुल मिलाकर के जो भी परिस्थितियां हैं उनमें क्या आज हम मान करके चलें कि जो ब्राह्मण है वो आज थोड़ा बेचैन है और वो समझ नहीं पा रहा कि हम क्या करें, और अंततः जो परिस्थितियां होंगी उनके अनुसार वो काम करेगा। बहरहाल अभी कहीं कोई स्थिति नहीं है और बसपा के साथ तो जाने वाला नहीं है, मान के चले आपकी बात। बसपा में नहीं जाएगा, भाजपा में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सपा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छी बात की। धन्यवाद रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिलाष जी बता रहे थे कि किस तरीके से क्यों ब्राह्मण नाराज है। अपना तर्क है उनका कि इन कारणों से ब्राह्मण नाराज है, और ब्राह्मण क्या चाहता है उन्होंने ये भी बताया। लेकिन एक बात ये साफ कर दी कि ब्राह्मण अभी एक तरीके से बीच चौराहे पर खड़ा है और वो समझ नहीं पा रहा कि क्या किया जाए। लेकिन इन लोगों का प्रतिशत भी इनके हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर बात की जाए तो आज हर वर्ग ये महसूस करता है कि कहीं ना कहीं योगी और मोदी के शासन में एक राहत मिली है। जहाँ तक कमियों की बात है, कमियाँ हुई हैं, और ब्राह्मण के बारे में जो सीधी बात की जा रही है कि जो बसपा से जुड़ेगा, ये संभव नहीं है। ये बात आज निष्कर्ष हुआ। हालांकि उन्होंने एक संकेत और दे दिया कि ब्राह्मण, दलित, मुसलमान एक बार फिर कांग्रेस की ओर जा सकता है, लेकिन अभी इसकी संभावनाएं बहुत दूर की हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित।